पे बैठे हुए सीनियर सहाफ़ियों को बताना चाहूँगा, बल्कि मैं तो शागिर्द हूँ आप लोगों का, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन्होंने कराची शहर को दुनिया में लक़ब दिलवाया है गंदा तरीन शहर। शुक्रिया पीपल्स पार्टी कि आपकी वजह से दुनिया में शहर कराची गंदा तरीन शहर के नाम से लक़ब दिलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और लक़ब दिलाया है कराची शहर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शुक्रिया बोलें पीपल्स पार्टी को कि इन्होंने एक जगह और नाम लिखवाया है। और क्या क्या कारनामे इनके, और इनके ये कारनामे हैं कि शहर कराची जो है वो दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर महफूज शहर है। गैर महफूज शहर, जहाँ पे आपकी माएँ बहनें निकलती हैं तो कानों से बालियाँ छीन ली जाती हैं, हाथों से कड़े काट लिए जाते हैं, जेबों से मोबाइल फ़ोन निकाल लिए जाते हैं, मोटरसाइकिलों से जो है ना नौजवानों की मोटरसाइकिलें ले ली जाती हैं, गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं, घरों में डकैतियाँ, घरों में चोरी। ये सिर्फ शहरी इलाकों के हालात नहीं है, गाँव देहातों के अंदर डाकुओं का राज है। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वाह जी वाह, ये पीपल्स पार्टी है। ये कारनामे इनके, और ये कहती है कि मैं मेयर लाऊंगा अपना। उसके साथ साथ पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर के मेहमानों को, बाहर से आए हुए मेहमान वो भी लुट गए। जो प्रोटोकॉल पर्सन थे, इनके जो फोकल पर्सन थे, वो भी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर के जो है वो लुट गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है वो लुटे। मेरी दुआ अल्लाह तेरे से किसी दिन ये सीएम भी लुटे, इसको भी किसी दिन कोई लुटे, इसका मोबाइल फ़ोन छीने, इसकी जेब से पैसे निकाले, इसके घर में से किसी की बालियां कोई उतारे, इसकी किसी घरवाली के कोई कड़े उतारे। क्योंकि मेरी तो घरवाली के मोबाइल भी छीन लिया है, उसका पर्स भी छीन लिया है, मेरी भाभी का भी पर्स छीन के चले गए थे। इस चीफ मिनिस्टर की भी घरवाली के जो ना पर्स छीने कोई, इस चीफ मिनिस्टर की भी जेब से कोई पैसा निकाले, इस मुराद अली शाह की भी मुरादें जो है ना, जो पूरी, मेरा भी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बात मेरी पूरी हो जाएगी। इस मुराद अली शाह ने जितनी मुरादें सिंध वालों की छीनी है ना, शायद पूरी ज़िंदगी में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। फिर ये कहते हैं कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम सिंध कराची में अपनी हुकूमत बनाएंगे। इन्होंने कराची वालों का तलत साहब ये हाल किया है कि कराची के शहरियों के पास पहले कहा जाता था, जब हम स्कूल से आते थे नलके में पानी पीते थे, कहते थे कि 10% लोगों के पास जो है सिंध में कराची में पानी नहीं आता है। आज कहा जाता है कि सिर्फ 10% लोगों के पास पानी आता है, बाकी पानी टैंकर में आता है, टैंकर के जरिए आता है। ये वो सियासी जमात है जो पीने के पानी के ऊपर भी सिस्टम चलाती है। यहां बैठकर कलमा पढ़वा लें इनसे कि जो टैंकर जा रहे हैं वो बिक रहे नहीं बिक रहे। हर इनका जो नुमाइंदा है इस शहर का, जो इनका जिम्मेदार है, उसको टैंकर जाते हैं, वो टैंकर बेचता है, पैसे जेब में डालता है, आवाम को मुफ्त में टैंकर नहीं देते हैं। आपके हमारे घरों के अंदर जो पीने का पानी टैंकर के जरिए आता है, ये वो भी हक हमारा खा जाते हैं। शहर कराची के अंदर ये कुत्तों का खात्मा नहीं कर सके, कुत्तों का खात्मा नहीं कर सके। हर कोने में कुत्ता खड़ा हुआ है, बच्चों को काट रहा है, बच्चे मर रहे हैं शहर कराची के अंदर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को, जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर बोला कि मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है और हम इसको इसको ख़त्म करने में हम नाकाम हो गए। मैं सलाम देता हूँ कि उस औरत ने कम से कम माना तो सही कि ये इनके साथ बैठे हुए सारे नालायक हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए अमीर साहब, करोड़ों रुपए उनको न्यूट्रल करने में, वो कुत्तों को तो न्यूट्रल कर नहीं सके ये। अब मेरा ये सवाल है कि शहर कराची के साथ और आप क्या करना चाहते हैं? अब इनकी तैयारियां क्या हैं? जो मजबूर कौमी मूवमेंट थी, उन्होंने 3 प्लान बनाए हुए थे, 3 प्लान। उन 3 प्लान में क्या था? प्लान ए, इलेक्शन पोस्टपोन करा दें, कराची वालों को ख्वार कराते रहें, उसके अंदर नाकाम हो गए। मजबूर कौमी मूवमेंट का जो दूसरा प्लान है वो ये है कि इलेक्शन से बाइकआउट करें, भाग जाओ, जान छोड़ो हमारी। और इनका प्लान सी है कि ये ठप्पे मारेंगे। ये तीनों क्यों इकट्ठे हुए? ये स्पेशलाइज किस चीज़ में करते हैं? इसी चीज़ के अंदर तो स्पेशलाइज करते हैं। इसी वजह से हमारी जो है गुजारिश है अपने इदारों से, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, आसिम मुनीर साहब से, हमारी अदालतों से गुजारिश है कि देखें, इलेक्शन वाले दिन आपसे गुजारिश है कि ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमारा भरोसा हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर है। हम चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर और पोलिंग स्टेशंस के बाहर रेंजर्स खड़ी हों, वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के जवान खड़े हों जो इनको रोक सकें। तो ये कराची के अंदर अगर इनका ख्वाब है कि यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो ये ठप्पे मार के तो शायद बना सकें। कराची की आवाम तो भाई आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती है। ख्वाब में भी अगर आपको देख लेना पीपल्स पार्टी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे झटके मार के लोग खड़े हो जाते हैं अगर ख्वाब में भी आप नजर आ जाएं।
जो हशर आपने आवाम का किया है, आज सूबे भर के अंदर हर गली के कोने में आटे के लिए हमारी माँ बहनें देखें, ये हमारी औरतें, हमारी खवातीन बुरखे के अंदर, पर्दे वाली औरतें मर्दों के साथ चिपक के खड़े होके अपने बच्चों के खातिर जो है वो पैसे दे के आटा खरीद रही हैं। ये हाल कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लोगों का, अवाम का। आज मुल्क भर में जो हालात हैं उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सबसे बड़ा आसिफ अली जरदारी है। जिस जरदारी ने जमीर फरोशों को खरीदा, जिस जरदारी ने सूबे सिंध की अवाम का पैसा जो अवाम के ऊपर खर्च होना था, उनकी फलाह बहबूद पे खर्च होना था, पीने के पानी पे, बच्चों की तालीम के ऊपर, अवाम की सेहत के ऊपर, हमारे बुजुर्गों की सेहत के ऊपर, वो पैसा इन्होंने ज़मीर फरोशों को ख़रीदने के लिए सिंध हाउस में मंडी लगाई। आज अगर आपकी औरतें सड़कों पे खड़े होकर आटा खरीद रही हैं, उसका जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है। आज अगर आपके बुजुर्ग सिंध भर में, पंजाब में, केपी में अगर धक्के खा रहे हैं, लाइनें लगाई हुई आटा खरीदने के लिए, उसका जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है। और उसके साथ साथ मजबूर कौमी मूवमेंट, क्योंकि वो मजबूर थी, उनकी कोई अपनी औकात नहीं, उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनका घर बार नहीं। कुछ तो होगा तुम्हारे पास, कोई जरा लाश तुम्हारे अंदर होती कि तुम मुल्क की खातिर खड़े हो जाते। नहीं, तुमने रिजीम चेंज का अपना हिस्सेदार बनना था। यहां पर बैठे अभी कुछ देर पहले कुछ 3 चूहे बोल रहे थे कि 95 रुपए का वो गंदुम देंगे। अरे भाई, ये वही चूहे हैं जो सिंध के गंदुम को खा गए, जो किताबों में लिखा हुआ है और हमें बताया कि गंदुम जो है वो चूहे खा गए। ये वही चूहे बैठकर अभी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे बड़ा चूहा जो है फूड मिनिस्टर यहाँ का, इस सूबे का, उससे पूछे कि गंदुम की बोरियां जारी कहाँ हैं, ये कौन से चूहे खा रहे हैं? यही चूहा है। भाई साहब, आप सर अपना पकड़ रहे हैं। खुदा की कसम खा के मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारी गंदुम की बोरियां कहां जा रही हैं? हमारी इज्जतें लुट रही हैं, हमारे घर बार, हमारे बच्चे बच्चियां, औरतें आटे लेने के लिए धक्के खा रहे हैं इन चूहों की वजह से। कभी पता चला गंदुम, 9 साल से मैं सुन रहा हूं, जब यहाँ पे निसार खोड़ो साहब जो है सिंध असेंबली में फूड मिनिस्टर होते थे, खुले आसमान के नीचे जो है गंदुम की बोरियां थी, वो बारिश में बह गई, खराब हो गई, उसको जो है उसके ऊपर फंगस लग गया। 9 साल से मैं सुन रहा हूं, ये नालायक हुकूमत जो है 9 साल में भी शेड जो है वो शेड्स नहीं बना सके। 9 साल में हर साल अरबों रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, हर साल लाखों बोरियां गायब हो जाती हैं। क्यों आटे का बहरान आ रहा है? आटे का बहरान इसी वजह से आ रहा है कि ये सब मुलव्वस हैं इन तमाम चीजों के अंदर। ये जिम्मेदार हैं, ये सिर्फ अपने धंधों में लगे हुए, इनको सूबे सिंध से कोई गर्ज नहीं है। आप मुझे बताएं ना, चले कराची के साथ तो ये सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं क्योंकि कराची वाले पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते इनकी नालायकियों की वजह से। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए नवाब शाह से, वहां पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? जहां से बिलावल लड़काना से जीत कर आया है, वहां पे हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें, हमारे सिंधी भाई वो अपनी कौन सी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सूबे का चीफ मिनिस्टर जिसने 2 दफा अपनी जो सदारत लेके बैठा है, जिसके पास जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसके पास होम मिनिस्ट्री है, जो कि इस सूबे का नलाई के आला है, वो 7 से जहां से जीत कर आए, वहां पे मैं आपसे पूछता हूं, आप साफी सब जाते हैं जब वहां पे इनके प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे आपने कौन सी जिंदगी अच्छी देखी? पंजाब मेरा सूबा, केपी मेरा सूबा, लेकिन वो आगे निकला जा रहा है, मेरा सूबा सिंध पीछे हो रहा है। मुझे इसकी तकलीफ है, जलन है मुझे, आप समझें इस बात की कि क्यों मेरा सूबा पीछे जा रहा है, इन लोगों की वजह से। 15 साल से पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, लेकिन मेरा सूबा, मेरा कराची शहर पीछे जाता जा रहा है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े होके लोग वहां पर जो है आटे की बोरियां खरीद रहे हैं। और ये बैठे चूहे फरमा रहे थे कि 95 रुपए का ये आटा देगा, 95 रुपए का। मुकेश चावला, मुझे बताओ कि कौन सी दुकान से जाके, मैं कल निकलूंगा पूरे कराची में तुम्हारे 95 रुपए का आटा खरीदने के लिए। हर दुकान में जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। शर्जील मेमन, तुमने जो यहाँ पे बैठ के बातें की हैं, 2 दिन बाद में हर दुकान में जाऊंगा, तैयार रहना शर्जील मेमन। हम जानते हैं तुम तो मास्टर हो, तुम तो शराब को शहद में तब्दील कर देते हो। अब हम देखते हैं कि तुम 160 रुपए का आटा 95 रुपए में कैसे तब्दील करोगे। मेरा भी चैलेंज है कि मैं पूरे सूबे में जाऊंगा, मैं पूरे सूबे में जाके वीडियोस बना के आवाम को दिखाऊंगा कि कहां कहां पे गंदुम जो है खुले आसमान के नीचे जो है वो खराब हो रहा है, कहां कहां पे। अब ये सियासी जमातें बाहर निकली हैं और ये प्लान बना रही हैं कि ये कराची के अंदर 15 तारीख के होने वाले इलेक्शंस को रिग करेंगी।
मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं, जमात इस्लामी को चैलेंज कर रहा हूं और मजबूर कौमी मूवमेंट को चैलेंज कर रहा हूं। इमरान खान के वोटर्स तुम तीनों को गिराएंगे, तीनों सियासी जमातों को। ये मेरा चैलेंज है। ये याद रखना मेरी बात, क्योंकि जो काम इमरान खान ने शहर कराची के लिए किया, किसी भी वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड के बाद वो काम कराची शहर के लिए किसी वफाकी हुकूमत के वजीर आजम नहीं करा। ये शहर, बारिशें होती थी, ये शहर डूब जाता था, आप सब सहाफ़ी जानते हैं। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, पता नहीं 552 मिलीमीटर, पता नहीं कितनी कितनी बारिश शहर कराची में हुई। क्या शहर कराची डूबा? नहीं डूबा इस बारिश में, क्योंकि मेरे वजीर आजम इमरान खान ने शहर कराची की 3 बड़े नालों की सिर्फ सफाई नहीं कराई, 33 अरब रुपए दे के सफाई भी करवाई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का फेंका हुआ और मजबूर कौमी मूवमेंट के फेंके हुए कचरे उसमें से निकाले, मोटरसाइकिलें भी निकली उसके अंदर से, चोरी की कचरा निकला, ढेर निकले, क्योंकि कचरा कुंडी में तो कचरा जाता नहीं था ना, वो सब नालों में जाता था। एतराफ की सड़कें बनाई, इंक्रोचेस की, रीसेटलमेंट की, ये इमरान खान ने किया। मैं जाता था इंडस्ट्रीज के ऊपर, जब आग लगी होती थी फैक्ट्रीज में, मालिकान खड़े रो रहे होते थे। फायर ब्रिगेड का अमला मुझे कहता था कि पूछा मैंने एक दफा कि कब आग बुझेगी, वो क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा खुरम भाई, जब सब जल के राख हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अरे भाई ये क्या बात हुई, जल के राख हो जाएगी? बोला ये फटीचर कपड़े हमने पहने हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमें दिए हैं, इन कपड़ों में हम बाहर जाएं, हमारे पास वो जूते नहीं है जो गर्माइश बर्दाश्त कर सके जिसे चल के हम अंदर जाएं, हमारे पास वो चश्मे नहीं है जो हीट बर्दाश्त कर सके, हम अंदर पाइप लेके जाएं, आग बुझाएं। और ये हमारी फटी हुई टैंकियों वाली फायर ब्रिगेड है, ये पानी लीक हो रहा है, आधा पानी उधर जाता आधा गिर जाता है, बाकी खराब खड़ी हम आग बुझाएंगे। इमरान खान ने 52 फायर ब्रिगेड और स्नॉकल्स दी इस शहर कराची के अंदर इस तरह की आफात से बचने के लिए। वो इमरान खान था। यहाँ पे बड़े बड़े रोड बनाए गए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई। नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर 6 फ्लाईओवर्स एक दिन में बनाए गए। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एक दिन में 6 फ्लाईओवर्स इनॉग्रेट नहीं हुए, वो कमर सिंध ने किए। मेरा तो गला दुख गया है इनकी कहानियां सुना सुना के। बाकी बातें हमारे दोस्त करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कराची शहर के जो इलेक्शंस हैं बल्दियाती, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा। जो टाउन्स हैं वो भी हम जीतेंगे, मुकामी हुकूमतें हमारी बनेगी। 2 जमातों को बता दिए, तीसरी जमात के जो साहब हैं जमात इस्लामी, वो ख्वाब देख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इमरान खान और PTI के जो वोटर्स हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में उनको वोट देंगे और जनरल इलेक्शन में PTI को देंगे। अबे साहब ये ख्वाब देखना बंद करें, ऐसा नहीं होने लगा है। इमरान खान के वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, ये ख्वाब देखना बंद कर दें। हमने सब तमाशे देख लिए हैं, आपका भी देख लिया है। आपने बड़े बड़े बैनर लगाए थे जिसमें आप लिखते थे कराची की गिनती करो। अरे भाई असद उमर ने तो गिनती के लिए पैसे रखवाए में, अब क्यों नहीं बैनर लग रहे? आप तो BTM है पीपल्स पार्टी की, आप उधर धरना देते हैं, पीछे से नासिर शाह आता है, ऐसे पता नहीं क्या दबाता है, आप हाथ दबाते हैं, आपके पैर दबाते हैं और आप कहते हैं ख़त्म धरना, एहतजाज ख़त्म। आपने क्या हासिल कर लिया बाहर 20 दिन का धरना देके? ये सारे तमाशे, सारे खेल हम समझते हैं। कराची के शहरियों के पास सिर्फ एक चॉइस है, वो है इमरान खान। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोविड जो है वो इमरान खान के दौर में आया। इस PDM के दौर में अगर कोविड आ जाता तो आप अंदाजा लगाएं इस कमरे के अंदर जितने सहाफ़ी बैठे हुए हैं, एक एक शख्स के जिस्म में इस वक्त जो कोविड की वैक्सीन है वो इमरान खान की दी गई है। यहाँ तो पीपल्स पार्टी कुत्ता काट जाए तो रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिलती है। आप जाएं अस्पताल में जाके किसी बड़ी मेन वैक्सीन जाके अब ले लें, आपको टीका लगाने के लिए इंजेक्शन नहीं मिलेगा। वो इमरान खान था जिसने लंगर खाने खोले हुए थे मेरे भाई, वो इमरान खान था जिसने लंगर खाने खोले हुए थे और मजाक उड़ाते थे तुम इमरान खान का। वो लंगर खाने खोलता था और तुम्हारे दौर के अंदर औरतें, बुजुर्ग, बच्चे आज सड़कों पे धक्के खा रहे आटा लेने के लिए। वो इमरान खान था जिसने एहसास प्रोग्राम के जरिए कोविड के दौरान लाखों लोगों की फाइनेंशियल मदद की। वो इमरान खान था जिसने बिजली के बिल माफ किए कोविड के दौर में।
गैस के बिल माफ किए। वो इमरान खान था जिसने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी। वो इमरान खान था जिसने डीजल के ऊपर सब्सिडी दी। वो इमरान खान था जिसके दौर में एक्सपोर्ट जो था वो अरूज के ऊपर जा रहा था, ऊपर आसमान की तरफ। दुनिया पूछ रही थी कि ये कौन आ गया है कोई। इमरान खान के दौर में कराची को 660 मेगावाट बिजली दी गई थी। मेरे साफी दोस्तों, आपके घरों में आज भी लोड शेडिंग हो रही है सर्दियों के मौसम में। छोटे इंडस्ट्री को सब्सिडी मिली थी, कहां गई वो 660 मेगावाट? ये पीपल्स पार्टी तो इनकी इत्तेहादी है ना। क्यों नहीं पीपल्स पार्टी अगर कराची से वोट लेना चाहती है तो कराची वालों को लोड शेडिंग का खात्मा कराएं। पूछें इनसे, कराची वाले पीडीएम का हिस्सा है, जवाब दे पीपल्स पार्टी कि आज क्यों शहर कराची के पास गैस नहीं है और इमरान खान कहां से बिजली और गैस लेकर आ रहा था? आज क्यों नहीं है? कैसे इमरान खान के दौर में मुर्गी सस्ती थी, गोश्त सस्ता था, सब्जियां सस्ती थी, दूध सस्ता था, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी। इसी पाकिस्तान से इमरान खान इस पूरे निजाम को चला रहा था मेरे भाई। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि हम सब मस्जिदों में बैठ जाएं, हमारी खवातीन घरों में जाने माज पे बैठ जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह ताला इन शैतानों से हमें छुटकारा अता फरमाए, क्योंकि ये शैतान हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये वो शैतान हुकूमत है परवरदिगार जिसने हमारी औरतों को मर्दों के बीच में घुसकर आटा अपने हलाल के पैसों से खरीदने में मजबूर कर दिया है। अब तो सिर्फ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन शैतानों से हमारी जान छुड़ा और इस पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर अता फरमा कि जो गरीबों का दर्द रखता हो, जो उनको रात को सोलानी की फिक्र करता हो कि उनको मैं कहीं कोई शेल्टर दे सकूँ, सो सके। कोई ऐसा लीडर हमें अता फरमा कि जो रात को, जो दिन भर गरीबों को खाना खिलाने की फिक्र करे, जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनको जो है उनकी मदद कर सके, जो सस्ते घर बना सके, जो हाउसिंग स्कीम्स लेकर आ सकते हैं। मैं क्या क्या आपके साथ आप बैठे तो मैं 2-3 घंटा बात कर सकता हूँ। लिहाजा आप तमाम साथी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में जो है कराची वालों को बस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कराची वालों, इस बात के लिए तैयार रहो कि ये और इनके इत्तेहादी जो हैं ये तैयार हैं ठप्पे लगाने के लिए। उसका सिर्फ एक रास्ता है। पहला रास्ता है कि इंशाल्लाह ताला फौज पाकिस्तान आएगी, रेंजर्स आएगी, इनको रोकेगी। हमें यकीन अपनी फ़ौज पे और हमें यकीन अपने इदारों पे, ये काम करेगी। और आखिर में जो मैं आखिरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि दूसरी चीज़ यह है कि हर शख्स ने वोट डालने निकलना है, हर शख्स ने डालना है, वोट डालने निकलना है। और ये जो इलेक्शंस हैं आपके, ये ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए कि जनरल इलेक्शन से जो है वो ज़्यादा वोट कास्टिंग हो। और एक आखिरी चीज़ मुझे याद आ गई, KCR के ऊपर काम बंद हो गया है, पीपल्स पार्टी भी चुप, मजबूर कौम भी चुप। KCR पे काम बंद हो गया है। जो असद उमर ने शुरू करवाया था, असद उमर की मिनिस्ट्री ने, वो KCR पे काम बंद हो चुका है, ताला लग गया है। शुक्रिया आप सबका। अच्छा, एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे सूबे का एक हाईली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसे गवर्नर कहते हैं। बदकिस्मती सूबे की ये रही है कि वो शायद इसी शराइत पर और इसी कंडीशंस पे उनको ये बनाया गया था कि उनका काम सिर्फ ये था कि वो जितने भी बेचारे नाकाम और मुस्तरद लोग हैं उन सबको एक टेबल पे बिठा के रोटी खिलानी है और रोटी खिलाने के बाद उनसे कहना है कि जी अब रोटी खा ली, नमक खा लिया, अब आपने हलाल करना है। तो वो सारे लोग नमक हलाली के लिए बुलाए गए थे। और बदकिस्मती देखें कि जब एक सूबे का गवर्नर, जब वो गवर्नर सिंध के बजाय गवर्नर मजबूर कौमी मूवमेंट बन जाए तो फिर उस सूबे में इसी तरह के हालात होते हैं कि एक तरफ जो जमहूरी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो भी नालायक, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो उससे बड़ी नालायक। अब उस गवर्नर ने ना तो कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम की कभी फिक्र की, जिस तरह गवर्नर इमरान इस्माइल कराची से लेकर घोटकी तक पूरे सूबे में लोगों के इशूज़ पर जाते थे और हर चीज़ का नोटिस लेके इदारों को, CM को, IG को, उनको जवाब तलब करते थे। तो ये तो अपने बंद कमरे में सिर्फ एक राउंड टेबल लगाई हुई है और सबको खाने खिलाए जा रहे हैं। और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो 2018 में कराची के अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया था, तो एक दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कि शायद दोबारा जमा होकर वो कराची के अवाम का जो मैंडेट PTI को मिला था वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कोशिश में ये 3 टुकड़े एक साथ बिठा दिए गए हैं इमरान खान को डेंट डालने के लिए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को तो डेंट वो 13 जमातें नहीं डाल सकी, आप 3 क्या डालेंगे? ना आप 3 रहेंगे, 3 में रहेंगे, ना वो 13 में रहेंगे इंशाल्लाह। तो इमरान खान को डेंट डालना इतना आसान नहीं है। इमरान खान इस मुल्क की आवाम की आखिरी उम्मीद की किरण है और आवाम ये बात समझ चुकी है
कि लोगों को पता है कि हमने कराची को अपनी आंखों से बर्बाद होते देखा है, तो वो दोबारा ऐसे किसी शख्स को मुंतखब नहीं करेंगे। उन्होंने पूरे सूबे को बर्बाद होते देखा है, वो दोबारा किसी ऐसी जमात को मुंतखब नहीं करेंगे। कराची के अवाम सिर्फ इस वक्त पीटीआई को मुंतखब करेगी और पीटीआई ही वाहिद कराची की और पूरे सूबे की तकदीर बदल सकती है। जिनसे आपका बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबला होने जा रहा है, उनके पीछे तो बाबा पूरी सरकारें हैं, वफाकी सरकार उनके साथ है, फिर गवर्नर उनका है, सीएम उनका है, अबू भी हैं, हाँ अबू भी हैं। हाँ, सारे उनके साथ है। आप गरीब मिस्कीन ये कैसे उसका- नहीं देखिए अरबाब साहब, मैं आपको आज एक बात बताऊं। आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में सियासी जमात वही होती है जिसके साथ आवाम होती है। आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम है। ये तो कंगले, इनके पास क्या है, माल जमा हुआ है, पैसे खरीदें, कुछ ज़मीर फरोशों को ख़रीद लेंगे। ये आवाम का समुंदर निकलने लगा है, अब ये रोक नहीं सकेंगे उसको। ये समुंदर इमरान खान को जो निकलेगा, ये इन सब को बहा जाएगा, इस 15 जनवरी के इलेक्शंस में भी और आने वाले जनरल इलेक्शन में भी। इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये अरबाब साहब इनकलाब आने लगा है, ये इनकलाब आ रहा है, इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। ये 3 क्या 13 सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, मैं तो कहता हूँ इंडिया से और बांग्लादेश से भी ये पीडीएम वाले इकट्ठी करके हसीना वगैरह की जितनी जमातें वो ला के इकट्ठी कर लें, ये इमरान खान को अब नहीं हरा सकते। लोग इनको जूते मारेंगे अब। अच्छा, इसमें ये हमें फ़ायदा है, ये सारे मिलके आ जाए, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम बड़े खुश हैं। हमने कल एक फुटेज देखी जिसमें कामरान तसूरी बैठे हैं, खालिद मकबूल बैठे हैं, वसीम अख्तर बैठे हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। और भाई हमें तो पता है, आपको तो फ़ोन कॉल आती है, आप चलने फिरने लग जाते हैं। मुझे तो चाबी वाला गुड्डा मुस्तफ़ा कमाल साहब तो वो है, उनको सुबह फ़ोन आया किसी का, कहीं जो तुमने जाना है, वो पहुँच गए। वो कह रहे हैं मैं रॉ एजेंट कहने पर वापस लेने में मजबूर हो गया हूँ। हम वीडियो चलाएंगे आपकी, पूरे शहर को दिखाएंगे जो आपने कहते रहे ना एक दूसरे के बारे में। अभी आप ये करें तो फिर हम बताएं। वो कह रहे थे कि खालिद मकबूल जो है वो रॉ का एजेंट है। कराची वालों याद है ना? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और कह दूं कि जो ये सूबे के जो गवर्नर का जो रोल है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करता हूं कि हमें गवर्नर सिंध चाहिए, गवर्नर मजबूर कौमी नहीं चाहिए। जी जी भाई, ये कल अली जज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुन्नी इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके जवाब में शकील साहब ने कहा कि अगर सुन्नी इलेक्शन होंगे तो शामिल तफ्तीश भी नहीं किया जाएगा, जो इसका ऐलान कर रहे हैं। आप क्या अरसलान से बात बताएं। देखिए, वो जो उनकी स्टेटमेंट थी उन्होंने खदशा जाहिर किया, और खदशा आपके सामने है कि मलिक के इलेक्शन जो थे उसमें क्या हुआ, उससे पहले लांडी के इलेक्शन थे उसमें क्या हुआ, और कराची में गुज़िश्ता जितने इलेक्शन हुए उसमें जो कराची के जितने गुज़िश्ता इलेक्शन हुए उसमें किसी न किसी तौर पे तशद्दुद का अंसर आया है। मलीर में भी हमारे कराची के सदर के ऊपर तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये किसी और जमात के कराची के सदर के साथ ऐसा होता, आप सोचें कि फिर कराची शहर में क्या होता। ये हमारा बड़प्पन है कि हमने सब्र का पैमाना लबरेज होने नहीं दिया, हमने सब्र से काम लिया कराची के अमन की खातिर। अली जैदी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको आप सही से सुने, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने खदशे का इजहार किया है, और ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सब कुछ जो है सही तरीके से हो। अच्छा खुरम भाई, जी जी सवाल ये है कि आप जो है मेयर के लिए भी उम्मीदवार हैं, सुना है आपका और फिरदौस साहब के 2 नाम फाइनल किए गए हैं, और हाल ही में आप चेयरमैन से मुलाकात भी करके आए जी ये बेअख्तियार बल्दियाती निज़ाम बकौल आप लोगों के जी। कि इसमें कोई अख्तियार नहीं मेयर को, जी आप क्या खिदमत कर पाएंगे, आप क्यों बन रहे हैं? जब आप आज सेनेट में पीपल्स पार्टी का अन्ना पोस्ट सेनेटर मुंतखब हो गया, आप लोगों ने खाली एक नॉमिनेशन पेपर भी नहीं भरा ताकि वो मुकाबला हो, तो अब ये क्यों मुकाबले कर रहे हैं? जब अख्तियारात नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, ऊपर हुकूमत किसी और जमात की होगी, आप कैसे खिदमत कर पाएंगे? इस कमरे में कोई भी शख्स ऐसा तो नहीं बैठा होगा जिसको वो कहेगा कि उसे चीफ जस्टिस के ऊपर भरोसा नहीं है, उससे चीफ जस्टिस के ऊपर यकीन नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है ना। हम सब जो यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हैं, हमारी अल्लाह के बाद जो आखिरी नज़रें होती हैं वो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के ऊपर होती हैं, और चीफ जस्टिस साहब ये अहकामात दे चुके हैं कि आर्टिकल 140A के तहत जो है बल्दियाती कानून के अंदर अमेंडमेंट्स होना लाजिम है, जिसके अंदर आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो आपका मेयर है, वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास होने चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल इख्तियारात होने चाहिए। ये तमाम जो है अहकाम जा चुके हैं। अब इसका जवाब जो है सबसे पहले आगा सिराज दुरानी साहब देना चाहिए
सबसे पहला इल्ज़ाम जो जाता है वो आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली के ऊपर जाता है कि आगा साहब जो हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी आर्टिकल 140A के तहत बनी है चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ऊपर कि आर्टिकल 140A के तहत जो है उसमें अमेंडमेंट्स की जाएँ। मैं कल की तारीख में आगा सिराज दुरानी साहब को स्पीकर सिंध असेंबली को मैं ख़त लिखने लगा हूँ और उसको मैं CC करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछूंगा कि स्पीकर सिंध असेंबली से ये सवाल किया जाए कि आज तक उस कमेटी ने काम क्या किया। इसी कमरे में मीटिंग होती रही, कुछ काम नहीं हुआ है। मैं यकीन करता हूँ कि डंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हमीद साहब मौजूद है, वो डंडा उठेगा। ये मेरे ख्याल से अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ किसके ऊपर उठेगा, जिम्मेदारी तो स्पीकर सिंध असेंबली की है कि जो अहकामात हैं वो होने चाहिए। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, ये ज़रूर होंगे। और क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, जिस दिन आर्टिकल 140A के तहत ये सारे जिम्मेदारियाँ मिल जाती हैं, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, तो उसके बाद आपके जितने बलदियाती नुमाइंदे हैं वो एम्पावर्ड होंगे आवाम की खिदमत करने में और कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। इसमें क्योंकि आपको सबको यकीन है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ग्राफ पॉलिटिकल पार्टी का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये चंद महीने की बात है। चंद महीने बाद इंशाल्लाह ताला सिंध असेंबली में हमारी मेजॉरिटी होगी, वज़ीर आज़म हमारा होगा, हम तरमीम आगे खुद करेंगे और जितने भी माजी में मेयर साहब के बीटर होते थे वो सारे ठेले वालों से भत्ते लेते थे, जो बाकी रेवेन्यूज जो लीकेजेस होती थी, हमारा मेयर आएगा सब रिकवर करके दिखाएंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी का खात्मा KP से पंजाब से हुआ है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान से, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का खात्मा आने वाले जनरल इलेक्शंस के अंदर सूबे सिंध से भी होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी और हम जो है यहाँ पे ये ऐसी अमेंडमेंट्स करेंगे। वज़ीर आला भी आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही देखेंगे।